हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो जिसमें मैं जीएस वर्ड का थर्ड टेस्ट सीरीज सॉल्व कराने वाली हूं जो कि आपका शुद्ध रूप से इंडियन पॉलिटी से संबंधित है। तो देख लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत शासन अधिनियम 1935 की प्रमुख विशेषताओं को सही रूप में प्रस्तुत करता है? तो पहला ऑप्शन देखते हैं, संघीय ढांचा बिल्कुल प्रस्तुत करता है। द्विसदनी विधानमंडल ये भी था। मौलिक अधिकार नहीं था, तो ये गलत हो जाएगा। प्रांतीय स्वायत्तता बिल्कुल दी गई थी। तीन सूची प्रणाली बिल्कुल दी गई थी, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को प्राप्त थी, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा क्योंकि ये तीनों प्रावधान जो है 1935 के अधिनियम में शामिल है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये कथन कारण वाले क्वेश्चन है, देख लेते हैं। भारत परिषद अधिनियम 1909 ने सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की, बिल्कुल सही। इसने कहा कि जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं वो केवल अपने कम्युनिटी के ही जो व्यक्ति निर्वाचन के लिए उठा है उसको वोट दे सकते हैं। तो एक तरह से सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत की गई कि एक धर्म के लोग अपने धर्म के ही लोग को वोट दे सकते हैं, बस यही था इसमें सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली में। इस अधिनियम का उद्देश्य भारतीयों को शासन में अधिक प्रतिनिधित्व देना था, बिल्कुल सही। 1909 के अधिनियम में जो भारत शासन था, भारत के शासन में भारतीयों की संख्या तो बढ़ाई गई, लेकिन जो ये सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली थी इसका मुख्य उद्देश्य जो था ये भारतीयों की संख्या बढ़ाना नहीं था प्रशासन में। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि भारत में डिवाइड एंड रूल जो प्रिंसिपल है उसके आधार पे भारत में लोगों को विभाजित करके तब शासन किया जाए, मुस्लिमों को हिंदुओं से अलग कर दिया जाए, तो जिससे कि भारत में जो राष्ट्रवाद का विकास है वो कम हो जाए। तो ये ऑप्शन सही है, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं करता है। ए और आर दोनों सत्य है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ये आपका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका मिलान वाले क्वेश्चन है। ये आपका अधिनियम है और इसकी क्या विशेषता है? रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट आपका 1773 में लाया गया था, जिसमें वारेन हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो ये हुआ था, इसमें गवर्नर जनरल की परिषद की स्थापना, ये इससे मैच करेगा। आपका ए का 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है। फिर देखते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट ने क्या किया, ये जो ब्रिटिश सरकार है उसका नियंत्रण एक तरह से कंपनी पे स्थापित कर दिया, क्योंकि पिट्स इंडिया एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था वो कंपनी के जो व्यापार था उस पर नियंत्रण रखता था। तो आपका एक तरह से ये बी का 2 हो जाएगा, बी का 2 यहाँ है और कहीं भी नहीं है, तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और भी मिला लेते हैं, चार्टर अधिनियम 1813 क्या था, ये कंपनी के व्यापार पर प्रतिबंध। अच्छा, 18 में ये चार्टर अधिनियम 1813 के तहत क्या किया गया था, जो कंपनी का व्यापार है उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन ये प्रतिबंध पूर्णतः नहीं था। ये कंपनी चीन के साथ व्यापार कर सकती थी और जो एक चाय है, चाय का व्यापार कर सकती थी, इन दो चीज के लिए छूट दी गई थी। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत हुई थी? ये आपकी हुई थी 1935 के अंतर्गत। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कथन चार्टर अधिनियम 1833 से संबंधित है? बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, बिल्कुल सही। केंद्रीय विधि निर्माण का अधिकार पहली बार मिला, बिल्कुल सही। जो विधि निर्माण का जो अधिकार था पहली बार 1833 के एक्ट में लाया गया था। फिर ये देखते हैं तीसरा ऑप्शन क्या है, कंपनी के व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए, बिल्कुल सही। जो कंपनी का जो व्यापारिक कार्य था वो 1813 के एक्ट में तो खत्म किया गया था, लेकिन चीन के साथ व्यापार कर सकता था कंपनी, और चाय का एक ऐसी वस्तु जिसका व्यापार किया जा सकता था। तो जो चीन के साथ व्यापार करना था और चाय, इन दोनों को भी खत्म कर दिया गया इस अधिनियम के, मतलब 1833 एक्ट के तहत कंपनी के जो व्यापारिक कार्य थे उस पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया, तो कार्य समाप्त कर दिए गए, भी सही है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 1 2 3 ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1858 अधिनियम से संबंधित नहीं है? तो कंपनी शासन की समाप्ति, बिल्कुल सही। जो 1857 का विद्रोह हुआ था तो उसी के बाद ये एक्ट लाया गया, तो कंपनी के शासन को भारत में समाप्त कर दिया गया। भारत का सचिव का पद, भारत के सचिव का पद भी एक तरह से सृजित किया गया। उत्तरदायी शासन, ये उत्तरदायी शासन नहीं दिया गया। उत्तरदायी शासन आपको दिया गया था
1919 के एक्ट में दिया नहीं गया था, लेकिन बात की गई थी कि हम 1919 के एक्ट के तहत हम उत्तरदायी शासन भारत में देंगे। और ब्रिटिश क्राउन का प्रत्यक्ष शासन 1858 के बाद भारत का जो शासन था वो ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया। तो आपका पूछा है कौन सा संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन सी संबंधित नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की वास्तविक शुरुआत किससे हुई? ये देखिए, जो 1919 का अधिनियम था, इसमें भारत में प्रांतीय जो स्वायत्तता थी उसकी शुरुआत की गई थी, लेकिन वास्तविक जो स्वायत्तता यानी ऑटोनॉमी जो थी वो आपकी 1935 के अधिनियम में मिली। यहाँ ये पूछा वास्तविक, तो वास्तविक आपकी 1935 में हुई थी। और पूछा जाता कि कब शुरुआत हुई, मतलब ये प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत कब हुई, वास्तविक वर्ड न रहता तब आपका 1919 सही हो जाता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिनियम वर्ष और विशेषता सही क्रम में है, तो ये पूछ रहा है कौन सा है, तो ये आपका है डी वाला। 1833 के एक्ट में जो कंपनी का जो व्यापार था उसको पूर्णतः खत्म कर दिया गया और पूर्णतः उसको एक तरह से प्रशासनिक निकाय बना दिया गया, तो आपका यही सही है, तो आपका ऑप्शन डी सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का सर्वाधिक प्रभाव किस अधिनियम से पड़ा, तो ये पड़ा था आपका 1935 के अधिनियम को, क्योंकि भारत का जो संविधान है उसको ये भी कहा जाता है कि जो भारत का संविधान है वो 1935 का कार्बन कॉपी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संविधान सभा के गठन, उसकी वैधानिकता एवं प्रतिनिधित्व को सही रूप में व्यक्त करता है, तो ये करता है आपका, कौन व्यक्त करता है? ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। संविधान सभा का गठन भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत हुआ। ये भारत को एक तरह से आज़ादी दिया था, न कि ये संविधान सभा की जो संविधान सभा का गठन हुआ था उसकी वैधानिकता एवं प्रतिनिधित्व को सही रूप में प्रतिबिंबित करता है। संविधान सभा पूर्णतः प्रत्यक्ष निर्वाचन पर आधारित थी, बिल्कुल गलत, ये आपका अप्रत्यक्ष निर्वाचन पर आधारित थी। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत हुआ, बिल्कुल सही। 1946 में जो कैबिनेट मिशन आई थी भारत, उसके तहत भारत में संविधान सभा का गठन हुआ, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन कारण वाले क्वेश्चन है, देख लेते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, बिल्कुल सही। इस बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की, बिल्कुल सही। जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे संविधान सभा की अस्थायी अध्यक्ष थे। पहली बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा ने ही अध्यक्षता की, इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष बन गए। इसके बाद के जितने बैठक है उसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की, तो ये भी सही है। लेकिन ये जो संविधान सभा की पहली बैठक और इस संविधान की का जो कारण की जो कथन है उसकी व्याख्या ये अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की, ये सही तो है, लेकिन एक तरह से उसकी व्याख्या नहीं करता है। यहाँ इसका और इसका आपस में कोई संबंध नहीं है, दोनों सही हैं, लेकिन कोई ये जो कथन जो आर है कारण, वो कथन की व्याख्या नहीं करता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए और आर दोनों सत्य है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा की प्रमुख समितियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, बिल्कुल सही। संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, ये भी सही। मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल थे, ये भी सही। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 1, 2, 3, ऑप्शन सी सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका समिति दिया और इसके अध्यक्ष से मैच करना है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? सबको मालूम है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। 1 का 2 यहाँ है और 1 का 2 यहाँ है। संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। बी का 3 यहाँ है और सी का 1, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को औपचारिक रूप से अंगीकृत कब किया गया? तो ये किया गया था 26 नवंबर 1949 को। यहाँ अंगीकृत दिया गया है, तो अंगीकृत जब रहेगा तो 26 नवंबर 1949, जब यही रहता कि कब भारतीय संविधान को लागू किया गया तो 26 जनवरी 1950 हो जाता, और यहाँ अंगीकृत किया गया है तो 26 नवंबर 1949। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो किस देश के संविधान से लिए गए हैं? आप सबको मालूम है ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रस्तावना के संबंध में सही नहीं है?
प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है, बिल्कुल सही। ठाकुरदास भार्गव ने स्टेटमेंट दिया है। प्रस्तावना में संघी शब्द का उल्लेख है, गलत। संघी शब्द का उल्लेख प्रस्तावना में नहीं किया गया, तो यही गलत है, आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका मैच करने वाला क्वेश्चन है। ये प्रावधान है, ये स्रोत किस देश से लिया गया है। न्यायिक पूर्णावलोकन सबको मालूम है कनाडा से, सॉरी अमेरिका से लिया गया है। मौलिक अधिकार का भी आपका अमेरिका से ही लिया गया है। संघीय व्यवस्था हम लोग का कनाडा से लिया गया है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। ए का एक यहाँ है और यहाँ है, बी का भी एक ये है, सी का दो ये है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान की लोकतांत्रिक प्रकृति को सर्वाधिक स्पष्ट करता है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, बिल्कुल सही। जहां पे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार रहेगा, लोकतंत्र वहीं रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय संविधान की प्रस्तावना की प्रकृति, न्यायिक स्थिति एवं संशोधन को सही रूप में समाहित करता है। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, गलत। ये अंग क्यों नहीं है, अंग है। प्रस्तावना संविधान की आत्मा है पर संशोधित नहीं की जा सकती, ये भी गलत, संशोधित की जा सकती है। प्रस्तावना संविधान का अंग है और संशोधन योग्य है, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कथन कारण वाले क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द 1976 में जोड़े गए, बिल्कुल सही। इसके साथ एक और शब्द जोड़ा गया था, अखंडता। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम ने प्रस्तावना का संशोधन किया, बिल्कुल सही। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम में प्रस्तावना में संशोधन किया और 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और एक अखंडता भी है। तो ये आपका ए सही है। ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों को व्यक्त करती है, बिल्कुल सही। प्रस्तावना में संघीय शब्द का स्पष्ट उल्लेख है, बिल्कुल गलत। प्रस्तावना सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की अवधारणा को समाहित करती है, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, एक और तीन, ऑप्शन ए सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका मिलान वाले क्वेश्चन है। ये दिया गया वाद है और इसमें कौन सा सिद्धांत दिया गया था, बेकारीवाद। बेकारीवाद में क्या दिया गया था, ये बताया गया था कि प्रस्तावना जो है प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, ये कहा गया था बेकारीवाद 1960 में। केशवानंद भारती केस में जो 1973 में हुई थी, इस वाद में कहा गया मूल संरचना का सिद्धांत, मतलब कि जो कुछ संविधान में कुछ ऐसे तत्व हैं वो भारतीय संविधान के मूल संरचना में आते हैं। मिनर्वा मिल्स वाद में क्या कहा गया, प्रस्तावना गैर संवैधानिक दृष्टिकोण को बताया गया। तो ये आपका इससे मैच कर जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ये सब 1 2 3 ऐसे सीधे सीधे मिले हैं, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 1 2 3, ऑप्शन डी सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रस्तावना में उल्लिखित न्याय के 3 प्रकार कौन से हैं। सबको मालूम, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय 3 प्रकार के, ऑप्शन बी में सही हो जाएगा। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार के न्याय की बात करता है प्रस्तावना। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की मूल संरचना में निम्न में से कौन सा तत्व सम्मिलित नहीं है। धर्मनिरपेक्षता, मूल संरचना जो बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत है, वो जो हमारी न्यायपालिका है उसने दिया था, और वो समय समय पे इसमें कुछ बहुत सारे एलिमेंट है जिसको जोड़ती है, उसमें से धर्मनिरपेक्षता को भी जोड़ा गया है मूल संरचना के सिद्धांत में। न्यायिक पुनरावलोकन को भी जोड़ा गया है। आपातकालीन उपबंध, आपातकालीन जो उपबंध है इसको भारतीय जो संविधान का मूल संरचना है उसमें नहीं जोड़ा गया है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में लोकतंत्र की आत्मा किस प्रावधान में निहित है। संघीय व्यवस्था नहीं, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार इसमें निहित है। लोकतंत्र सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार में निहित होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर ये आपका प्रावधान और किस देश से लिया गया, न्यायिक पुनरावलोकन ये आपका लिया गया अमेरिका से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से। संघीय व्यवस्था कनाडा से। तो आपका ए का 2, बी का 1 यहाँ सही, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संविधान संशोधन, वित्त आयोग और वित्तीय आपातकाल को सही रूप में समाहित करता है। तो संविधान संशोधन ये होता है आपके आर्टिकल 368 के तहत। तो आपका 368 यहाँ भी है, यहाँ आपका 300, ये ही आपको सही हो जाएगा।
संविधान संशोधन 368 से होता है और कहीं 368 पहले स्थान पे है नहीं। फिर उसके बाद वित्त आयोग 280 में आता है आपका, 280 में आता है। फिर तीसरा जो वित्तीय आपातकाल वो नहीं दिया है, वो 360, आर्टिकल 360 में वित्तीय आपातकाल होता है। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान की लोकतांत्रिक समाजवादी पंथ निरपेक्ष प्रकृति को सर्वाधिक स्पष्ट करता है? प्रस्तावना बिल्कुल करता है, मौलिक अधिकार भी करता है, नीति निषेध तत्व भी करता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? उपयुक्त सभी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये अब कथन कारण वाले क्वेश्चन है। ये दिया है आपका, अंतर्राज्यीय व्यापार की स्वतंत्रता भारतीय संविधान द्वारा संरक्षित है। बिल्कुल सही। यह स्वतंत्रता अनुच्छेद 301 से 307 के अंतर्गत प्रदान की गई है। बिल्कुल सही। इसकी व्याख्या भी कर रहा है, तो ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या भी करता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका मिलान वाला क्वेश्चन है। अनुच्छेद 315 क्या है? संघ लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 223 क्या है? प्रशासनिक न्यायाधिकरण। अनुच्छेद 280 क्या है? ये आपका वित्त आयोग है। वित्त आयोग की स्थापना 280 के तहत की जाती है। तो ये आपका नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये आपका 148 के अंतर्गत आता है, आर्टिकल 148। तो आपका कौन सा सही है? 1 और 2। सही उत्तर कौन सा है? 1 और 2। 1 और 2 ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका मिलान वाले क्वेश्चन है। संवैधानिक संस्था और अनुच्छेद। वित्त आयोग आपका ये 280 में आता है। एक अचार एक ही जगह है, एक ही मिलान से हमारा आंसर आ गया। और भी मिला लेते हैं। संघ लोक सेवा आयोग आपका ये 315 में आता है। फिर वित्तीय आपातकाल आपका 360 में आता है। संविधान संशोधन ये आपका 368 में आता है। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में सम्मिलित है? पुलिस आपका ये राज्य का विषय है, राज्य सूची का विषय है। सार्वजनिक स्वास्थ्य ये भी राज्य सूची का विषय है। विदेश नीति एक केंद्रीय सूची का विषय है। जो शिक्षा है ये समवर्ती सूची का विषय है। ये पहले राज्य सूची का विषय थी शिक्षा, लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से शिक्षा को समवर्ती सूची में जोड़ दिया गया। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में संघीय ढांचा किस सूची प्रणाली द्वारा संतुलित किया गया है? तो आपका ये त्रिसूची प्रणाली। संघीय ढांचा किस सूची को? त्रिसूची प्रणाली। आपका एक संघ सूची हो जाता है, एक राज्य सूची हो जाता है, एक समवर्ती सूची हो जाता है। तो त्रिसूची प्रणाली द्वारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये मिलान वाले क्वेश्चन है। अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाएं हैं। अनुच्छेद 315 में आपका लोक सेवा आयोग है। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल है। अनुच्छेद 368 में आपका संविधान संशोधन का प्रावधान है। तो आपका सीधे सीधे सब मैच है, 1 2 3 4 ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान के संघीय लेकिन एकात्मक झुकाव का सबसे बेहतर दर्शाता है? नॉर्मल कंडीशन में भारतीय संविधान जो है वो संघात्मक है, लेकिन कुछ ऐसे प्रावधान है संविधान में जिसके अंतर्गत ये एकात्मक हो जाता है। तो ये है आपातकालीन प्रावधान। आपातकालीन प्रावधान में जो राज्य की सारी शक्तियां हैं वो केंद्र के पास चली जाती हैं। पूरा संविधान जो है, पूरा शासन प्रणाली एकात्मक हो जाता है। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आपका ये किया गया है अनुच्छेद 280 में। वित्त आयोग का प्रावधान 280 में किया गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका 37 क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो किया गया आपका अनुच्छेद 368 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता किस भाग में वर्णित है? तो आपका वर्णित है ये भाग 13 में। तो 13 भाग ये आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में प्रशासनिक न्यायाधिकरणों की स्थापना का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो ये आपका है 323 ए में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में वित्तीय आपातकाल लगाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? वित्तीय आपातकाल ये आपका लगता है अनुच्छेद 360 के अंतर्गत। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
ये आपका क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नागरिकता के अधिग्रहण, विनियमन एवं समाप्ति तीनों को संवैधानिक रूप से सही ढंग से प्रस्तुत करता है? तो अनुच्छेद 5 से 10 नागरिकता प्रदान करते हैं, अनुच्छेद 11 संसद को विनियमन की शक्ति देता है। तो ये बिल्कुल सही, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आपके कथन कारण वाले क्वेश्चन है। भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था है, बिल्कुल सही। भारतीय संविधान संघीय होते हुए भी एकात्मक झुकाव रखता है, बिल्कुल सही। ये आर और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या भी करता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका ये क्या है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, बिल्कुल गलत। ये विदेशियों मतलब अन्य लोगों को भी प्राप्त है। अनुच्छेद जैसे 8 के आपका 20 के अंतर्गत जो जीवन की सॉरी 21 के अंतर्गत जो जीवन का अधिकार है, ये आपका विदेशियों को प्राप्त है। जो अनुच्छेद 14 के अंतर्गत जो विधि के समान समानता है, ये भी विदेशियों को भी प्राप्त है। अनुच्छेद 21 विदेशी नागरिकों पर भी लागू होता है, बिल्कुल सही। अनुच्छेद 19 विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है, बिल्कुल सही। अनुच्छेद 19 केवल भारतीयों को प्राप्त है, तो ये बिल्कुल सही है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 2 और 3 दोनों सही है, 2 और 3 बस सही है, ए गलत है आपका। 2 और 3 ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका है, ये आपका मिलान वाला क्वेश्चन है। विधि के समक्ष समानता इसका किस अनुच्छेद में आता है? 14 में। तो आपका ए का 2 कहाँ है? यहाँ भी है, यहाँ भी है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये आपका अनुच्छेद 23 में। तो आपका बी का 3 हो जाएगा, बी का 3 ऑप्शन ए सही हो जाएगा, दो ही मिलान से, क्योंकि और कई जगह बी 3 पे नहीं है। धर्म की स्वतंत्रता और मिलाते हैं 25 पे है। संवैधानिक उपचार सबको मालूम है 32 आर्टिकल के तहत आता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो फ्रेंड्स, जो 44वां संविधान संशोधन था 1978, इसने ये कहा कि आपातकाल के दौरान जो अनुच्छेद 20 और 21 है, ये निलंबित नहीं होंगे। तो ये दोनों निलंबित नहीं होते हैं। तो इसमें कौन सा 20 और 21 दिए? इसमें सिर्फ 21 दिया, ऑप्शन बी सही है। अगर 20 होता तो वो भी सही हो जाता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत नागरिकता किस आधार पर समाप्त नहीं होती? अगर कोई व्यक्ति त्याग कर देता है भारत की नागरिकता तो समाप्त हो जाएगी। निरसन से भी समाप्त होती है। कोई देशद्रोह कर देता है भारत में तो उसकी भारत सरकार उसकी नागरिकता समाप्त कर देती है। लेकिन जन्म के आधार पर नागरिकता समाप्त नहीं होती। जन्म के आधार पर भारत में नागरिकता मिलती है, समाप्त नहीं होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये कथन कारण वाले क्वेश्चन है, देख लेते हैं कथन क्या है। अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा गया, बिल्कुल सही। यह मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन का माध्यम है, बिल्कुल सही। जब हमारे मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो हम आर्टिकल 32 के तहत संविधान में हम लोग जा सकते हैं कि हमारे मौलिक अधिकारों को लागू किया जाए। तो ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य है तथा आर ए की सही व्याख्या है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन ये थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं, कौन सा मौलिक अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है? तो अनुच्छेद 14 ये भारत और विदेशी भारतीय नागरिक और विदेशी दोनों को प्राप्त है, तो ये नहीं होगा। अनुच्छेद 19 जो है केवल भारतीयों को प्राप्त है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारतीय संविधान में नागरिकता, मौलिक अधिकार और समानता के बीच संबंध का सबसे सटीक निष्कर्ष क्या है? तो आपका इसका निष्कर्ष देखते हैं, नागरिकता ये है कि और मौलिक अधिकार, कुछ समानता केवल भारतीय नागरिकों तक सीमित है, ये उसका इसका व्याख्या अच्छे से नहीं कर रहा है, ये गलत है। ऐसे ही मौलिक अधिकार नागरिकता पर निर्भर नहीं करता, ये भी गलत है। कुछ अधिकार नागरिकता से जुड़े हैं, कुछ व्यक्ति मात्र से, बिल्कुल सही। जो नागरिकता से जुड़े हैं वो जैसे अनुच्छेद 19, कुछ व्यक्ति मात्र से जैसे आर्टिकल 20 और 21 जो है वो किसी भी व्यक्ति मात्र से जुड़े हैं, कोई जरूरी नहीं कि वो नागरिक ही हो। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। तो आपका आंसर कौन सा सही हो गया? सी। यही अच्छे से इसका व्याख्या करता है, नागरिकता का भी प्रावधान देता है और मौलिक अधिकारी से जुड़े हैं और कुछ व्यक्ति मात्र से भी जुड़े हैं, तो ये समानता का प्रावधान यहाँ दे दिया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 14 केवल औपचारिक समानता की बात करता है, गलत। ये औपचारिक समानता की बात नहीं करता, ये यथार्थवादी समानता की बात करता है। अनुच्छेद 16 क्लॉज 4 वर्ग आधारित आरक्षण का संवैधानिक आधार प्रदान करता है, बिल्कुल सही।
समान कार्य के लिए समान वेतन एक मूल अधिकार है, गलत। समान कार्य के लिए समान मूल वेतन अनुच्छेद 19 डी के तहत, क्लॉज डी के तहत, ये आपका एक नीति निर्देशक तत्व है, न कि मौलिक अधिकार है, मूल अधिकार है। तो आपका ऑप्शन केवल 2 सही हो जाएगा, केवल 2 सही, ऑप्शन डी सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको कह रहे हैं, ये आपका प्रकरण है और इससे संबंधित क्या सिद्धांत है। तो मेनका गांधीवाद में क्या हुआ था, प्रक्रिया की न्याय संगतता। ये क्या कहते हैं, जो प्रक्रिया होगी, जो विधायी प्रक्रिया है, वो लॉजिकल होनी चाहिए, जस्ट होनी चाहिए, न्यायोचित होनी चाहिए, न्याय संगत होनी चाहिए। तो आपका ये ऑप्शन सही है। गोलकानाथवाद में संसद की संशोधन की शक्ति। गोलकानाथवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो संसद है उसको मौलिक अधिकार को समाप्त करने या उसमें संशोधन करने का अधिकार नहीं है। ये संसद की जो संशोधन क्षमता है उस पर ये उससे संबंधित है, गोलकानाथवाद। और केशवानंद भारतीवाद, ये सबको मालूम है, मूल संरचना के सिद्धांत से संबंधित है, ये भी सही है। तो आपका सही सुमेलन कौन सा है, 1 2 3, ऑप्शन डी सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा अधिकार आपातकाल अनुच्छेद 352 में निलंबित नहीं किया जा सकता। तो पहले ही मैं बता चुकी हूँ, आर्टिकल 20 और 21 के तहत जो हमें अधिकार मिले हैं वो नहीं समाप्त किए जा सकते। समानता का अधिकार ये किया जा सकता है। जीवन और दैहिक स्वतंत्रता जो कि अनुच्छेद 21 के तहत प्राप्त होती है हमें, इसको समाप्त नहीं किया जा सकता, ऑप्शन बी सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका क्वेश्चन पर निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बंदी प्रत्यक्षीकरण केवल अवैध निरोध के विरुद्ध उपलब्ध है, बिल्कुल सही। जो अवैध निरोध होता है, गिरफ्तारी होती है, उसके विरुद्ध ये बंदी प्रत्यक्षीकरण एक सुरक्षा प्रदान करता है। परमादेश विधायी निकाय को भी जारी किए जा सकते, गलत। विधायी निकाय, राष्ट्रपति को, ये इन लोगों को परमादेश विधायी निकाय जो है कोर्ट जारी नहीं किया सकता। मतलब परमादेश जो है राष्ट्रपति को, राज्यपाल को, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को और जो विधायी निकाय है उनको ये जारी नहीं किया जा सकता, तो ये गलत हो जाएगा। प्रतिषेध निचली अदालतों को रोके जाने हेतु जारी किया जाता है, बिल्कुल सही। जब निचली अदालत अपने जुरिस्डिक्शन से बाहर कोई न्याय करती है, न्याय देती है, तो प्रतिषेध रीट के माध्यम से जो उच्च न्यायालय है उसको रोक देती है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी गलत है, 1 और 3, 1 और 3, ऑप्शन ए सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका मिलान वाले क्वेश्चन है। अनुच्छेद 54 क्लॉज 4, ये आपका सॉरी अनुच्छेद 15 क्लॉज 4, ये आपका किससे संबंधित है, पिछड़े वर्ग से संबंधित है। अनुच्छेद 16 क्लॉज 4, ये क्या है आपका, सार्वजनिक रोजगार से संबंधित है। अनुच्छेद 29 क्या है, अल्पसंख्यक संस्कृति से संबंधित है, यानी सभी आपके मैच है। तो सही पुट क्या हो जाएगा, 1 2 3, 1 2 3, ऑप्शन ए सही। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 32 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सबसे अधिक उपयुक्त है। यह केवल उपचारात्मक अधिकार है। ये किस अनुच्छेद 32 के बारे में पूछा है, तो ये सही है, लेकिन ये पूछा सबसे उपयुक्त। एक तरह से सही है लेकिन अभी आंसर नहीं मिला क्योंकि सबसे उपयुक्त पूछा है। यह स्वयं एक मूल अधिकार है, बिल्कुल सही। जो आर्टिकल 32 है ये अपने आप में एक मूल अधिकार है जिसको संसद या फिर देश की कोई संस्था समाप्त नहीं कर सकती। तो ये आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन मौलिक अधिकार नहीं है। ये आपका अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये मौलिक अधिकार है। समान कार्य के लिए समान वेतन, ये आपका एक नीति निर्देशक तथ्य है। 39 आर्टिकल 39 क्लॉज डी के तहत ये आपका ये नीति निर्देशक तत्व, ये मौलिक अधिकार नहीं है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 21 का विस्तार निम्न इसके किसके माध्यम से हुआ। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जो स्वच्छ पर्यावरण की बात की जाती है, निद्रा का अधिकार दिया गया है, पासपोर्ट रखने का अधिकार दिया गया है, आर्टिकल 21 के तहत दिया गया है। ये किसने दिया है, न्यायिक व्याख्या के तहत सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। तो किसके माध्यम से विस्तार हुआ है अनुच्छेद 21 का, न्यायिक व्याख्या के माध्यम से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकारों का संरक्षक है। तो सबको मालूम है जो सर्वोच्च न्यायालय है मूल अधिकारों का संरक्षक है। ये आपका फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा में निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है। अनुच्छेद 12 जो है राज्य की परिभाषा देता है और राज्य की परिभाषा में आपकी राज्य सरकार भी आती है, संसद भी आती है। जो निजी विश्वविद्यालय है ये नहीं आते हैं, तो आपका ऑप्शन यही सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 14 केवल विधायी कार्यों के विरुद्ध समानता प्रदान करता है। गलत। केवल विधायी कार्यों के विरुद्ध कार्यों के विरुद्ध समानता प्रदान नहीं करता है। ये आपका एक तरह से एग्जीक्यूटिव का ऑर्डर हुआ, उसके विरुद्ध भी समानता प्रदान करता है। अनुच्छेद 15 क्लॉज 4 राज्य को सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़े वर्गों के लिए विशेष उपबंध करने की अनुमति देता है। बिल्कुल सही। अनुच्छेद 16 क्लॉज 4 के अंतर्गत आरक्षण मूल अधिकार है। गलत। इंदिरा साहनीवाद में कहा गया कि जो आरक्षण है वह मूल अधिकार नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? केवल दो। केवल दो, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके कथन कारण वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा गया। बिल्कुल सही, क्योंकि यह सर्वोच्च न्यायालय को मूल अधिकारों को संरक्षण हेतु रिट जारी करने की शक्ति देती है। बिल्कुल सही, इसकी व्याख्या भी कर रहा है। तो ए और आर दोनों सत्य है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बिल्कुल सही। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका फिर मिलान वाला क्वेश्चन आ गया। गोलकानाथवाद में क्या है? ये आपकी संसद की जो संशोधन करने की शक्ति है उस पर सीमा लगाया था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संसद जो है वो मौलिक अधिकार को खत्म नहीं कर सकती, उसमें संशोधन नहीं कर सकती। तो ये संसद की जो संशोधन करने की शक्ति, उस पर सीमा प्रतिबंध लगा दिया था। मेनका गांधीवाद, इसमें प्रक्रिया की न्याय संगतता का बात कहा गया है, की बात कही गई है। केशवानंद भारतीवाद में मूल संरचना का सिद्धांत है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए का दो, ए का दो, बी का एक, बी का एक, सी का तीन, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार आपातकाल अनुच्छेद 352 में निलंबित नहीं किया जा सकता? तो अभी कुछ टाइम पहले बताई थी, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो अनुच्छेद 21 ये निलंबित नहीं किया जा सकता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा अधिकार नीति निर्देशक तत्व है, न कि मूल अधिकार? निम्न में से कौन सा अधिकार नीति निर्देशक तत्व है, न कि मूल अधिकार? तो विधि के समक्ष समझता, ये आपका क्या है? मौलिक अधिकार है। आगे पूछा क्या गया है? नीति निर्देशक तत्व। धार्मिक समानता, ये भी आपका मौलिक अधिकार है। समान वेतन के लिए समान कार्य, ये आपका नीति निर्देशक तत्व है। यही ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये निम्न कथनों पर विचार कीजिए। प्रतिषेध रिट उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालतों को जारी किया जाता है। बिल्कुल सही। परमादेश राष्ट्रपति को भी जारी किया जा सकता है। गलत। परमादेश जो रिट है वो राष्ट्रपति को जारी नहीं किया जा सकता। बंदी प्रत्यक्षीकरण का उद्देश्य अवैध निरोध से मुक्ति है। बिल्कुल सही। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सही कथन कौन सा है? एक और तीन, एक और तीन, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका दिया है अनुच्छेद 32 और 226 में मुख्य अंतर क्या है? फ्रेंड्स, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जो होती है रिट जारी करती है, और जो अनुच्छेद 226 के तहत जो हाई कोर्ट होती है वो रिट जारी करती है। तो ये केवल क्षेत्राधिकार मुख्य अंतर है। जो सुप्रीम कोर्ट है वो पूरे भारत के लिए रिट जारी करती है, लेकिन जो सुप्रीम हाई कोर्ट है वो अपने राज्य विशेष के लिए रिट जारी करती है। तो क्षेत्राधिकार का भी एक तरह से मुख्य अंतर इसके आधार पे भी है। केवल रिट की संख्या, जो रिट की संख्या है अनुच्छेद 32 के तहत, ये जो सुप्रीम कोर्ट है ये मात्र जो है ये आपका 4 तरह के, कौन से? एक हैबिस कार्पस, फिर मैंडमस, परमादेश, एक तरह से परमादेश, और आपका एक और प्रोहिबिशन, सर्ट्यूरेरी और क्यूरो वारंटो, ये आपका 5 जो रिट है वो जारी कर सकती है अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट। लेकिन जो हाई कोर्ट है वो 5 से भी अधिक रिट जारी कर सकती है। रिटों की संख्या के आधार पर भी अंतर होता है, और जो अधिकार का स्वरूप है, तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो केवल मूल अधिकार के लिए ही रिट जारी कर सकती है, लेकिन जो हाई कोर्ट है वो मूल अधिकार प्लस जो संवैधानिक अधिकार है उसके लिए भी रिट जारी कर सकती है। तो इन तीनों आधार पे इन दोनों में अंतर होता है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों के संबंध में सही नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा संविधान का पालन करना, उसके आदर्शों का सम्मान करना, ये आपका मूल कर्तव्य है। क्योंकि आर्टिकल जो 51A है इसमें भारतीयों के लिए मूल कर्तव्यों की बात की गई है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और सुधार की भावना का विकास करना, ये भी सही है। ग्राम पंचायतों को गठन में सहायता करना, गलत। जो ग्राम पंचायतों का गठन है आपका एक तरह से नीति निर्देशक तत्व है, न कि मूल अधिकार, तो यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर आपका कथन कारण वाला क्वेश्चन आ गया। आप कथन पढ़ते हैं पहले। मूल कर्तव्य न्यायालय द्वारा प्रत्यक्ष रूप से परिवर्तनीय नहीं है। बिल्कुल सही। जो मूल कर्तव्य है तो वो न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। बिल्कुल सही।
क्योंकि मूल कर्तव्य संविधान के नीति निदेशक तत्वों के समान है, गलत। जो मूल कर्तव्य है ये नागरिकों के लिए है कि नागरिक अपने मूल कर्तव्यों का पालन करेंगे, लेकिन जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये राज्य के लिए, राज्य को निर्देश दिए गए हैं कि नीति निर्देशक तत्व में जो भी एलिमेंट है, जो भी तत्व हैं, राज्य उसका अनुपालन करे। तो ये मूल कर्तव्य मतलब नागरिकों के लिए है और नीति निर्देशक तत्व राज्य के लिए, जो दोनों समान कैसे हुआ, तो ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए केवल सही, ऑप्शन ए सत्य है, आर असत्य है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका ये आपका दे दिया है कि आपका मूल कर्तव्य क्या है और उसका संवैधानिक आधार क्या है, मतलब अनुच्छेद क्या है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना ये आपका मूल कर्तव्य है। ये किसमें है, आपका अनुच्छेद 51A क्लॉज एच में है। प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण ये आप किसमें है, आपका अनुच्छेद 48A में है। और ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 में है। तो आपका सीधे सीधे मैच है, 1 2 3 ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ने का आधार किस समिति की सिफारिश पे किया गया। फ्रेंड, जो मूल कर्तव्य हमारे मूल संविधान में नहीं थे, ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में क्या किए गए थे, जोड़े गए थे। किस समिति के सुझाव पे, स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पे, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मूल कर्तव्यों की संख्या प्रारंभ में 10 थी, बिल्कुल सही। जब 1976 में जब मूल कर्तव्य जोड़े गए थे तो उनकी संख्या 10 थी। बाद में 46वां संविधान संशोधन के द्वारा एक नया मूल कर्तव्य जोड़ा गया, शिक्षा का अधिकार बच्चों के लिए। शिक्षा अधिकार 11वां मूल कर्तव्य था। सभी मूल कर्तव्य केवल नागरिकों पर लागू होते हैं, बिल्कुल सही। जो मूल कर्तव्य वो नागरिकों पर लागू होते हैं कि नागरिक अपने मूल कर्तव्यों का निर्वहन करें। तो आपका ये तीनों कथन सही है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी, 1 2 3। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय मूल कर्तव्यों से संबंधित नहीं है। तो आपका दिया है कि कौन सा इसमें मूल कर्तव्य नहीं है। राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना ये हमारा मूल कर्तव्य है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, गलत। ये आपका अनुच्छेद 51 के तहत नीति निर्देशक तत्व है, न कि मूल कर्तव्य। तो ये गलत हो जाएगा, तो गलत ही पूछा है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका फिर कथन कारण वाला क्वेश्चन आ गया। मूल कर्तव्य नागरिकों में राष्ट्रभक्ति और अनुशासन की भावना विकसित करते हैं, बिल्कुल सही। क्योंकि मूल कर्तव्य सीधे दंडात्मक कानूनों द्वारा प्रवर्तनीय है, गलत। मूल कर्तव्य को दंडात्मक कानूनों द्वारा प्रवर्तनीय नहीं किया जा सकता। आप अगर अपने मूल कर्तव्यों का पालन नहीं भी करते हैं तो इसके लिए आपको कोई दंड नहीं दिया जा सकता। तो आपका ऑप्शन ए सही है, आर गलत है। तो ए सत्य है, आर गलत है, असत्य है। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर आपका यहाँ मैच वाला क्वेश्चन हो गया। संशोधन और कौन सा परिवर्तन हुआ ये दिया है। 42वां संविधान संशोधन में क्या हुआ था, मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। ये आपका जो स्टार्टिंग में 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए, फिर बाद में एक जोड़ा गया। 86वां संविधान संशोधन ये दिया था बच्चों की शिक्षा से संबंधित कर्तव्य, ये भी जोड़ा गया था। जो 11वां जोड़ा गया था लास्ट में एक तो वो यही जोड़ा गया था, बच्चों की शिक्षा से संबंधित कर्तव्य। 44वां संविधान संशोधन मूल अधिकारों की सुरक्षा बढ़ी, क्योंकि इसमें 44वां संविधान संशोधन में ये भी कहा गया कि आपातकाल के द्वारा आर्टिकल 20 और 21 के तहत जो अधिकार हमें प्राप्त है, मौलिक अधिकार प्राप्त है, वो निलंबित नहीं होंगे। तो एक तरह से मूल अधिकारों की सुरक्षा बढ़ गई। तो आपका ये सीधे सीधे मैच है। तो आपका 1 2 3 1 2 3 इस डी में है, 1 2 3 ऑप्शन डी सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूल कर्तव्यों की अवधारणा भारतीय संविधान में किस देश से प्रेरित है। फ्रेंड्स, ये रूस आपका यूएसएसआर से संबंधित है। जो मूल कर्तव्य बाद में जोड़े गए थे स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर 1976 में, ये आपका रूस से प्रेरित है। फ्रेंड्स, यहाँ अपना वीडियो समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।